भारत उस कगार पर खड़ा है जहां पर ये 8% लोग हैं जो भारत के एक जिसे कहें SC/ST पट्टे के अंदर, वो पूरा का पूरा एक तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वो आत्मसम्मान की भावना फील करता है। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो नीचे लोगों की आत्मसम्मान की बात। आज तक लोगों ने उनका उपयोग वोट बैंक की तरह किया, और जब पिछले 10 सालों से उनके पास जाके उनके घर में बैठ के, देखिए मैं एक छोटा से 2 उदाहरण दे दूंगा। एक जमाने में लालू प्रसाद यादव मंत्री थे और वो गुजरात के डांग के अंदर घूमने गए थे, नागली की रोटी खाई उन्होंने और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा इनको 100 रुपए दे दो। उसके सामने जब नरेंद्र भाई जाते 3 दिन की उनकी यात्रा चलती है तो वो ही आदिवासी आके खड़ा रहता है रोटी लेके, और नरेंद्र भाई खुद जरा सा खाते, आधा उसको भी खिलाते हैं। दोनों में फर्क आप देख लीजिए। ये जो फर्क ये है ना, नरेंद्र मोदी पर्सनल टच देना जानते हैं और वो एक अलग तरह के राजनेता हो गए हैं। उन्होंने लोगों से अपने जुड़ाव लगाव को अलग रास्ते से महसूस कराया है। मतलब एक संकेत देखिए कि अगर एक छोटे से दलित को अगर वो खिला भी रहे हैं तो मनोज, फिर देश का राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद को बना रहे हैं, वो भी एक संकेत दे रहे हैं, भरोसा। द्रौपदी मुर्मू आती। हाँ, अयोध्या में आप देखिए मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाना, काशी विश्वनाथ मंदिर में आप देखिए किस तरीके से मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाना। उसके अलावा जो आप दलितों की बात कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर कितना बड़ा डेंट किया था 2019 के चुनाव में। पूरी पूर्वांचल में तकरीबन 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत गई थी और 1 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में जीत गई थी। आज ओम प्रकाश राजभर किसके साथ हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। संगीता आजाद बलवंत लालगंज से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, आज वो किसके साथ हैं? वो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नारद राय, मैं ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग किसी और के साथ थे। धनंजय सिंह का नाम आपने देखा चर्चा में कितना था। इनको पता है कि चीजों को हमें ग्राउंड पे कैसे मैनेज करना है, उसके लिए किसी भी नीति का अगर इस्तेमाल करना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल मैनेजमेंट जरूर कहते हैं इसको। आदोक जी, 2-3 चीजें अभी, चूंकि नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल टच होता है वो हमारे यहाँ जाते हैं तो भोजपुरी में शुरू हो जाते हैं, वो उड़ीसा में जाते हैं तो उड़िया में शुरू हो जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं हिमाचल में शुरू हो जाते हैं। उनका एक अपना अंदाज है, लिबास भी कमोबेश वहीं का वो पकड़ लेते हैं। और फिर ये जो अरविंद कह रहे हैं कि जहाँ भी जो नेता प्रभाव रखता है वो चुनाव जिताने की हैसियत रखता है, तो वो पार्टी या तो गठबंधन के जरिए या फिर पार्टी में लाने के जरिए, चाहे वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में हो तो, या फिर दिल्ली में अरविंदर लवली हो तो, कहीं से भी वो पार्टी में आ जाइए या फिर गठबंधन कर लीजिए। गठबंधन में भी सर समझौतावादी नीतीश कुमार आते हैं और उनको 16 की 16 सीटें 17 के बजाय 1 सीट कम देकर दे देते हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए आप कि आंध्र प्रदेश में भी जितनी सीटें चंद्रबाबू नायडू ने मांगी उन्होंने दे दी, 6 सीटें अपने पास रख ली कि ठीक है हम 6 सीटों से लड़ जाएंगे। यह जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट है जाहिर है नरेंद्र मोदी का ही है और अमित शाह का है, और जो पर्सनल टच है इसने भी सरकार की साख बढ़ाने में, और ये जो अपना दिख रहा है एग्जिट पोल, यहाँ तक आने में बड़ी भूमिका निभाई होगी। बिल्कुल, देखिए इसलिए आपने जो शुरू किया था, हम वापस उसी पर अपने अरविंद जी से भी कहेंगे कि एग्जिट पोल को लेके यही सवाल हो रहा है कि कहाँ से आ गए 371, कहाँ से आ गया ये आंकड़ा। भाई आंकड़ा कोई हमने आपने किसी ने कंपनी ने एक रातों रात तो नहीं बना करके दे दिया। हमारे एक बात और राणा जी आपकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि कितना बड़ा नेटवर्क, अपने संवाददाता आप सुबह से कितनी मीटिंग करते हैं, हमारे ब्यूरो हर जगह जहाँ पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कहीं मैंने कलकत्ता में है, देश भर के जितने उनके साथ जुड़े हुए संवाददाता हर जिले में, बिहार में आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि उन सब से जो सूचनाएं मिली, एग्जिट पोल उसका एक तरह से निचोड़ कुछ सामने आया है और ये सही है, ये पूर्वानुमान है। लेकिन असली बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनका नेगेटिव माइंड है कि भाई नरेंद्र मोदी ने उन योजनाओं को दलितों के लिए, आप तो ये कह रहे पैर धोने वाला, आपने कई दर्श अयोध्या की जब चर्चा आई या यहाँ पर संसद भवन का जो निर्माण हुआ था, उन लोगों के मजदूर, उसमें कोई जाति के आधार पर बात नहीं, लेकिन उनमें तो ऐसे ही लोग आते हैं ना, SC ST और पिछड़ा गरीब आदमी, उसमें दूसरे कास्ट के लोग भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पंडित के जाकर के पैर छुएंगे और उसके नहीं कहेंगे। महिलाओं के आप उड़ीसा में देखें तो जिससे एक पर्सनल टच, साथ में उन योजनाओं की मॉनिटरिंग राकेश जी बराबर कवर भी करते हैं। आप पता लगाइए PMO में बराबर ऐसा मॉनिटरिंग है SC के लिए किन योजनाओं को क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, स्कॉलरशिप
पहुंच रही है कि नहीं लोगों को इन राज्यों में, चूँकि कई कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं, जहाँ बीजेपी की है वहाँ और आसान है, लेकिन गैर बीजेपी शासित जो सरकारें हैं वहाँ भी मॉनिटरिंग करना उन मुख्यमंत्रियों से, उन मुद्दों पर उनके अधिकारियों से, राकेश भी आलोक जी कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इस पर आपको रखनी चाहिए अपनी बात कि सिर्फ नीतियां ही नहीं, नीतियां जमीन पर उतरें, अमल में लाई जाएं, उसका फायदा उस तबके को मिले, यह भी नरेंद्र मोदी इंश्योर करते हैं और उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण यह भी है। देखिए राणा सर, जिस तरह से योजनाएं बनती हैं उसको लेकर जब खाका तैयार होता है उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक होती है कि स्टेट के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, साथ ही साथ योजना अगर जो पैसा पहुंच रहा है वो कितने उन लोग तक पहुंच रहा है जो कि योजना जिस तक पहुंचना चाहिए। उसमें भी राणा सर 3 कैटेगरी होता है कि जो एससी में भी कि सबसे गरीब, उससे है मध्यम और उससे है कि थोड़ी सी अच्छी स्थिति जिसकी है, 3 कैटेगरी। और जो सबसे निम्न व्यक्ति है जो जिस तक पहुंचना चाहिए उसको लेकर जोर दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जब जो बैठक करते हैं सचिवों के साथ उसमें योजना वो केवल बात छेड़ते हैं, उसके बाद वे उसी विभाग के अधिकारी से ये सीधे तौर पर पूछते हैं कि किस तरह से योजना पहुंच रहा है। उसके बाद वे एक अच्छे श्रोता की तरह पूरी बातों को सुनते हैं, उसके बाद उसमें इंटरफेयर करते हैं कि नहीं इस योजना इस प्रदेश में ऐसे पहुंचनी चाहिए थी या नहीं पहुंच पा रही है। तो ये देश का प्रधानमंत्री है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से बारीकी से अफसर ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि किस योजना को कैसे पहुंचाना है और इसमें ब्यूरोक्रेसी कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है, साथ ही साथ अगर विपक्ष की सरकार वहां है तो वहां हमें कैसे काम करवाना है। देखिए नीति तो है ही, मुझे लगता है कि एक नियत भी है, एक पर्सनल टच जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब हमारा संसद भवन जैसे बना तो उसमें मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों के पास जाकर उनसे मिलना। अब मजदूर कहा करते थे सब लोग, लेकिन उन्होंने नया नाम दिया श्रमजीवी। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस चीज से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। किसी को आप मजदूर कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आपने नया नाम दिया एकदम से श्रमजीवी, तो क्या एकदम से सम्मान आपका उन प्रधानमंत्री के लिए मन में आएगा? आपको पता चलेगा कि हाँ देखिए ये शख्स सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा है, ये शख्स हमको कर रहा है। अब जैसे दिव्यांग, पहले जैसे अपाहिज कहा करते थे, अब दिव्यांग नाम दिया नया। तो ये सब चीजें हैं कि ये नियत तो नीति तो है ही, लेकिन हाँ लेकिन एक पर्सनल टच भी बनाया, एक पर्सनल कनेक्ट उन्होंने बनाया। रोहित आपने सही कहा, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री नए संसद भवन का जब वे उद्घाटन करने पहुंचे थे तो जिस तरह से वहां पर जो काम करने वालों जिसका श्रमजीवी उन्होंने नाम दिया, उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की, सभी लोगों से। देखिए बड़ी बात होती है कि सभी लोगों से, और आपके परिवार कैसा है, कितना पैसा मिल रहा है, ये टच, क्या आप लोग खाना किस तरह से खाते हैं, कब खाते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो पर्सनल टच है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे प्रधानमंत्री से अलग करता है। आप देखिए ना योजनाओं का लाभ, देखिए योजनाएं पहले भी बनती रही हैं, ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में योजना नहीं बनी, लेकिन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है, पब्लिक से कैसे उन लोगों से इंटरेक्ट करना है। अब घर की चाबी देना कोई भी जाके अफसर किसी को दे सकता है, बड़ी बात लेकिन बताना पीएम चाहता डायरेक्ट हूं, संवाद सोशल करते हैं। जस्टिस, राहुल रोहित बड़ी बात बताना चाहता हूं, जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया है। वो लागू होगा नहीं होगा ये कैबिनेट तय करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। कि जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों को आरक्षण दिया जाए, इसका ड्राफ्ट बाकायदा बना हुआ रखा हुआ है। इसकी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और ये सामाजिक न्याय मंत्रालय इस पर काम भी कर रहा है। तो एक बड़ा संकेत ये भी है। एक राजीव से सवाल है, राजीव, चूंकि अयोध्या के समय आप बहुत लंबे समय तक राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले थे और अयोध्या में जो कुछ भी चल रहा था उसको आपने कवर किया और बड़े पैमाने पर कवर किया। विपक्ष एक सवाल उठाता रहा कि अयोध्या में एक ही तबके को बुलाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कामेश्वर चौपाल जिन्होंने पहले शिलान्यास की करवाए गए थे, जिनके जरिए वो भी थे वहाँ, और हिंदू समाज का लगभग हर तबका राम मंदिर के आयोजन में बुलाया गया था और उस आयोजन से बहुत दिन पहले से अयोध्या में थे। यह जो अभी एग्जिट पोल हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के लौटने की आहट अब तेज होती जा रही है। अयोध्या ने शेड्यूल्ड कास्ट तबके को जोड़ने में और इस नतीजे तक पहुंचाने में बीजेपी कितनी मदद की होगी? लल्लू सिंह महासे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके बारे में आप समझते होंगे, उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राणा जी बहुत कुछ बातें वहाँ कहीं और अपने जो प्रचार को आगे बढ़ाया, लेकिन
समाजवादी पार्टी ने अगर लल्लू सिंह को चैलेंज इस बार किया तो उसी दलित कम्युनिटी, उसी पिछड़े वर्ग को लेकर चैलेंज किया जो अयोध्या के आसपास बसता है। और हम उन पूरे इलाकों में गए थे, एक जबरदस्त लहर थी, अंडर करंट था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन उन लोगों में था जो इस समाज से आता है, जिस पर समाजवादी पार्टी जो पीडीए शब्द को लेकर, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को लेकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही थी। तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, न केवल यहां से, अरविंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस्ती से भी वही संख्या आई हुई थी, उसके आगे गोरखपुर की बात करें, बमनान की बात करें, सारे इलाकों से लोग आए हुए थे और ये सब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से प्रभावित थे। इसके लिए एक लंबी तैयारी की जरूर गई होगी, उसका विश्लेषण आप ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन वहां पर आए लोग इस बात का संकेत मुझे देते हुए दिखाई पड़े कि वो सरकार से नाखुश कतई नहीं है, नीतियों को समझ रहे हैं और ये बात भी समझ रहे हैं कि उनको तो मिल रहा है, लेकिन उनके आराध्य के लिए भी काम करने के लिए सरकार समय निकाल रही है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा सर कि आपने देखा कि जब अयोध्या का मंदिर तैयार हो गया, राम मंदिर तैयार हो गया, तो किसी भी वीवीआईपी को दर्शन करने के लिए पहले जाने के लिए नहीं कहा गया। हाँ। किसको कहा गया? उन पिछड़े, उन दलितों जो वहां नहीं जा सकते थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको गांव-गांव से ट्रेन से भर भर के वहां पे अयोध्या में ले आके दर्शन कराया गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। और मैं तो वहां पे मौजूद था मौके पे, मुझे इतने सारे, बहुत सारे ऐसे दलित भाई बहन मिले जिनको लगा कि उनका जीवन धन्य हो गया, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। और लोग इस बात को समझ नहीं रहे, जो विपक्षी हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो कितना बड़ा करंट है, उस करंट का से जो बिजली पैदा होगी, लोग कहाँ जाएंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये जबरदस्त था ये। और अरविंद, आपकी बात को मैं और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दलित लोग बहुत ज्यादा धर्म में विश्वास नहीं करते हैं और उनको थोड़ा सा एक अलग वक्तव्य पढ़ाया जाता है, इसलिए सनातन का एक बड़ा संकेत दिया जा रहा है। अगला जो कुंभ होने वाला है, उस कुंभ से पहले 100 महामंडलेश्वर दलित समाज से बनाए जा रहे हैं और इसे लेकर संघ ने काम भी शुरू कर दिया है। तो एक तरह से जो जुड़ाव है आस्था, सनातन और कुंभ का, यानी कि 100 दलित महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे, तो आप सोचिए कि वो अपने समाज में क्या संकेत दें। ये उत्तर प्रदेश तो राजनीति के केंद्र में रहा पिछड़े और दलित के, लेकिन एक सवाल मैं आपके पास लाना चाहता हूं। मैं बहुत देर से इस सवाल को सोच रहा था जब आना था यहां पर इस डिस्कशन के बीच में। पंजाब जहां से खासा विरोध की बात कही जाती रही विपक्ष की तरफ से बीजेपी के लिए और सरकार के लिए, वहां पर करीब 30 से 33% के बीच में दलित लोग हैं। और वहां से अगर हमारे आंकड़े, हमारा एग्जिट पोल ये बताता है कि इतने विरोध के बावजूद हम 2 से 4 के बीच में बीजेपी को दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो योजनाएं, वो चीजें पहुंच पाई होंगी। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? अगर बीजेपी फाइट में, दिलचस्प बात यह है तो उन 2 सीटों में है जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित वहां है, होशियारपुर और फरीदकोट में हंसराज हंस को उतारा गया है, इसीलिए उतारा गया था। पंजाब दलितों के लिहाज से देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, 32% मतलब प्रतिशत के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो। और बीजेपी ने वहाँ बहुत ही टैक्टफुली काम किया है। जो हिंदू दलित आबादी है, उस दलित आबादी को जोड़ने के लिए, अब जैसे फरीदकोट का मामला भी उदय कह रहे थे, फरीदकोट में आपने दिल्ली से हंसराज हंस को उठा करके पंजाब भेज दिया। होशियारपुर में आप जाएंगे, डेरे बहुत ज़्यादा इस इलाके में मिल में आपको। पंजाब में रैदासी कम्युनिटी है और रैदासी कम्युनिटी बड़ी तादाद में है, और रैदासी कम्युनिटी के भीतर बीजेपी ने बहुत लंबे समय से काम किया है और संघ ने भी काम किया है। उनके भीतर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अगर फरीदकोट जैसी सीट या होशियारपुर जैसी सीट पंजाब से बीजेपी निकाल लेती है या 2-3 सीटें निकाल लेती है, तो ये करिश्मा है। जैसे तमिलनाडु और केरल, इन दोनों राज्यों से बीजेपी को 2 सीट भी आ जाती है, तमिलनाडु से 2, केरल से 2, पैन इंडिया इम्पैक्ट रखने वाली पार्टी होगी, यानी कि समूचे भारत में, तो सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं कही जाएगी। संसद में कोई खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता है कि ये जिस इलाके में गायें होती हैं उसी इलाके की पार्टी है, बल्कि वो जो द साउथ वाला नैरेटिव था उसको नरेंद्र मोदी काटने की कोशिश में है और लंबे समय से हैं। और इस बार देखिए कि उन्होंने जाकर कन्याकुमारी में साधना की, वो भी संकेत है कि उत्तर और दक्षिण यह दोनों जो है वो बीजेपी के लिए एक हैं और नरेंद्र मोदी सेतु के तौर पर दोनों के बीच में काम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब से जोड़ दें, क्योंकि रोजगार जो है दलितों को, आदिवासियों को कैसे उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए, कितनी ऐसी योजनाएं बनाई गई। जैसे शिक्षा के लिए भी छात्रावास उनके लिए अलग से बने, उनके लिए ऐसे स्कूल आदिवासी और ऐसी उनके लिए विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ये एक बहुत बड़ा काम है। एक आगे लाने के लिए आप यदि दिल्ली, ये जो नोएडा में हाट लगा था जी, वहाँ जाएं, दलित महिलाएं कैसे आकर के वहाँ अपना ही, जैसे कहते हैं लखपति दीदी वाला, उसमें भी दलित महिलाएं आई हैं, उन लोगों को कैसे स्वरोजगार में डालें,
ताकि आत्मनिर्भर होकर के जो आत्मसम्मान उनका है, उनका कहना है कि, और वो इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो वोट जो मिल रहा है या कल मतदान के बाद भी मालूम पड़ेगा, उन इलाकों से महिलाओं में वो जो दलित महिलाएं हैं, वो जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनका बड़ा जम करके, केवल मंदिर की आस्था की बात नहीं है, वो इसलिए कि उनको लगता है कि मुझे सशक्त बनाया गया है। आप आश्चर्य करेंगे, हम इस पर मुझे याद आया जी। एक काम जो कहते हैं ना, घरों में काम करने वाली महिला, लिफ्ट में पता चला कि वो अपने वीडियो बना करके मोदी जी के बारे में, हम शायद वीडियो बनाने अच्छे लोग नहीं बना पाएंगे, वो वीडियो बना करके कोई गाना उसके साथ लगा करके अपना गा रही। इससे पता चलता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, इनके लिए करना है। दिल्ली की महिलाएं, यदि दलित भी यहाँ भी बहुत है, और उनमें जो काम कर रही हैं उसको इतना आत्मनिर्भर बनाना भी वोट दिलाने में सहायक होता है। एक बार फिर जाति की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, क्या आप यह कहना चाहते हैं? हाँ, एकदम से, मैं तो कहूँगा एकदम से जातिवादी राजनीति को इन्होंने 10 साल में ध्वस्त किया है। और अभी जो 4 जाति उन्होंने बना दी है ना, वो 4 जातियाँ एकदम पूरे भारत के अंदर, ये एक रणनीति है, ये बहुत सही चल रहा है। जातियों की जकड़बंदी से हिंदुस्तान आसानी से नहीं निकल सकता है, नरेंद्र मोदी समझते हैं। इसलिए जो चुनावी गठबंधन या चुनावी रणनीति होती है उसमें जातियों को वो जगह दी जा रही है, लेकिन इस कोशिश में है कि धीरे धीरे इन जातियों को आप हाशिए पर लेकर चले जाएं, और 4 जो जातियां वो कहते हैं कि ये गरीब है, नौजवान है, किसान है, महिला है, इसी के आधार पर हिंदुस्तान आगे बढ़े। और जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही आप मानिए कि ये जो जातियों से बाहर निकल के राजनीति आ जाएगी, तो जाति के आधार पर जिन लोगों की राजनीति चलती रही है, जितनी वंशवादी पार्टियां हैं और जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, वो सब जातिवादी हैं। ये हमेशा दिखिएगा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला ही हों। फारूक अब्दुल्ला की जाति क्या है कि वो कश्मीरियत और वहाँ के मुसलमानों के नाम पर करते हैं। लालू प्रसाद यादव की अपनी एक जाति है, मुलायम सिंह अपनी एक जाति है। तो जाति के आधार पर जो राजनीति चलती रही है वो खुद ब खुद धराशायी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यह समय धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता जाएगा, वो जातियों की आवाज़ आप मध्यम होती चली जाएगी, और यह 4 जातियां आगे होती चली जाएंगी, क्योंकि इसी में नरेंद्र मोदी अपने 2047 तक की योजना देख रहे हैं। अब आलोक जी, नेहरू जी के बाद मुझे लगता है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो लगातार 3 बार चुनाव जीतेगा। और नेहरू जी चूंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद उनके पास प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस का था, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी, बाकी मैं छोटी मोटी दलों को छोड़ दूं तो सोशलिस्ट पार्टी वगैरह को। इंदिरा जी के पास एक विरासत मिली, नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है, एक पार्टी है, संगठन है, और जो स्थितियां पहले से चलती आ रही हैं, जो राजनीति रही है, जो शासन रहा है, उसके मुकाबले में अपने आप को बड़ा करते जाना है और सामने वाले को छोटे करते जाना है। और उसमें रीजनल पार्टीज भी जो 89 के बाद खड़ा हुई, पनपी, तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। धारा के खिलाफ नरेंद्र मोदी को चलना था, और धारा के साथ चलने में और खिलाफ चलने में बहुत अंतर होता है। नरेंद्र मोदी अगर इस बार आते हैं फिर से, तो नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी, नरेंद्र मोदी के कौशल, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, इन तीनों चीज़ों को आप कैसे आंकेंगे? देखिए राणा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ रहे हैं, जितने अभी तक की सारी रिपोर्ट्स, और इसीलिए काम हो रहा है। आज ये भी सवाल किया गया कि वो आएंगे क्या। मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, बल्कि कई बार लोग कहते भी हैं, अरे इनके कुछ नीतियाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि पुराने उस हिसाब से जा रही हैं जी। कम्युनिस्टों का खात्मा पार्टियों का उस तरह से धीरे धीरे हो रहा है। 1-2 राज्यों में बची हैं, एक केरल में बची है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी उस तरह से उभर के आ रहे हैं, विश्व में जो उनको स्वीकार्यता हो रही, भारत में ऐसे सभी वर्गों को लेना, सभी राज्यों को, पूर्वोत्तर को ध्यान में दिया गया। पहले जो निगलेक्टेड था, आपने नेहरू का नाम लिया, इंदिरा जी और नेहरू जी क्या जाते थे, उनके घोड़े पर बैठे हुए फोटो, मतलब उस समय का एक अलग महत्व होता है, लेकिन वो केवल सैर करने या छुट्टियां मनाने जा रहे हैं चूँकि कश्मीरी हैं उस समय कितने। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ लोग कहते हैं ना, अभी खड़गे जी ने आलोचना की थी, वो जहाँ जाते हैं ड्रेस पहन लेते, अरे भाई वो तो वो लोग भी करते थे। ये जा कर के यदि नागालैंड जा रहे हैं या कश्मीर जा रहे हैं या हिमाचल जा रहे हैं या उड़ीसा जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, उस तरह के लोगों को साथ में खड़ा करना, जो समाज, ये कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों को एक ले जाना और उनकी आय के हिसाब से आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उस वायदे को पूरा करना है कि अगले हम इनकी सबकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में कैसे सामूहिक विवाह, आप देखिए कई राज्यों में
जो किया है। और सामूहिक विवाह में खाली ये नहीं होता कि एक जाति के सब उन्हीं के कर ले, पहले तो होता ही था एक जाति के समुदाय का, उसको भी उन्होंने प्रोत्साहित अपनी पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, चाहे शिवराज रहे हों या दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी योजनाओं को वो आगे बढ़ाना चाहेंगे और जिससे कि दुनिया में ये लगे कि हमारे यहाँ सब एक तरह से आर्थिक 2 प्रगति हो मिनट रही है। में ब्रेक लेना है। राजीव, एक सवाल मेरा है, क्योंकि चुनाव के दौरान आप लगातार घूमते रहे और चुनावी मिजाज को भांपते रहे हैं। राहुल गांधी एक कोशिश उन्होंने की है कि एक गठबंधन तैयार हो और नरेंद्र मोदी के मुकाबले में खड़ा होकर के और विकल्प की राजनीति की जाए, एक विकल्प नरेंद्र मोदी का देश के सामने रखा जाए, सरकार बनाने की कोशिश की जाए। ये जो एग्जिट पोल्स हैं जितने भी, उस बात का इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जितनी भी कोशिश उन्होंने की है, लोगों ने उनको उस तरह से स्वीकार नहीं किया है। ये जो अस्वीकार करने वाला मामला है, इसका कारण मूल क्या है? एक लंबा वक्त राणा जी आपने मुझे मौका दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश ये सब बेल्ट में घूमने का। कारण पर ज़्यादा बेहतर मैं सीधे अपने दर्शकों को कहूँगा कि आप और आलोक जी यहाँ वरिष्ठ हैं, बहुत बेहतर यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी रखना चाहूँगा। मैं उस 400 पार की बात को यहाँ पर बीच में लाकर रखूंगा। आगरा की बात करूँ, मथुरा की बात करूँ या गाजीपुर की बात करूँ, गोरखपुर की बात करूँ, अयोध्या, कहीं भी मैं बात करूँ, एक अजीब सा था। गांवों में लोग ये बात करते थे कि जीतेगा हारेगा कौन, ये बात छोड़ो, 400 पार होगा कि नहीं होगा। और ये कई जगह सामने आया, तो एक नैरेटिव सेट हो चुका था। लोग बात करने लगे थे केवल इसी के लिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा, और उसमें विपक्ष कहीं खोता चला गया।